हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहसा क्लासेज। आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे ही हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि आखिर एक्सक्रीटा क्या होता है, यानी एक्सक्रीट किस चीज़ को करते हैं। यानी हमारे बॉडी में या किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसे एक्सक्रीट करना है, माने बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसी को बाहर निकालने के जो भी सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ना है। तो हम लोग का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है। उससे पहले जो है हम लोग पता करें कि एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर आप जैसे देखें, जो डाइजेशन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटते हैं तो उसमें क्या क्या बनते हैं। एटीपी बनते हैं, एनर्जी, उसके बाद H2O बनते हैं। ठीक, आप जब आप जब डाइजेशन का जब आप लिखेंगे इक्वेशन, जैसे C6H12O6, ये जो प्लस O2 से जब ये डाइजेस्ट करेगा तो क्या बनाता है, ATP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, प्लस H2O प्लस क्या बनाता है, CO2। तो यहाँ आप देख रहे हैं CO2 क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उस CO2 को बाहर निकालने उस CO2 जो है यही एक्सक्रीट प्रोडक्ट है। तो इस तरह और भी क्या कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं उसकी बात करें सबसे पहले तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में सबसे पहले जैसे CO2 भी बात की, CO2 है, फिर अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक, फिर यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। फिर और भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जैसे वाटर, अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए उसको भी एक्सक्रीट करना है। एक्सेस वाटर भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी में, इसीलिए उसको भी एक्सक्रीट करना ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद कुछ आयंस होते हैं। आयंस में कौन कौन से आयंस हो जाएंगे आपको, सोडियम, पोटेशियम, फिर आपको क्लोरीन आयन, फिर फॉस्फेट आयन, उसके बाद सल्फेट। ठीक, तो ये कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो बॉडी से एक्सपेल आउट करना ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, कुछ आयंस। ठीक, तो ये हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसके बाद अगर एनिमल में बात करें तो एनिमल में क्या होते हैं, कुछ एनिमल जो होते हैं, या जो माने कि ऐसा मान के चलते हैं कि लगभग सभी एनिमल, जो हायर एनिमल है उसकी बात कर रहे हैं, हायर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। इन हायर ऑर्गेनिज्म या एनिमल की बात करें तो उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो 3 ही हैं जिसको एक्सपेल आउट करते हैं अपने फीकस के थ्रू या अपने यूरिन के थ्रू। तो उसमें जो है सबसे पहले अमोनिया, ठीक, उसके बाद यूरिया और यूरिक एसिड। ये 3 मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एनिमल्स के। अब इसी के बेसिस पे हम उसी एनिमल को, जो एनिमल ये चीज़ एक्सक्रीट करते हैं, जो एनिमल ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये जिस एनिमल के, उसी बेसिस पे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे हम एनिमल को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। जो एक वैसे ग्रुप आ जाएंगे एनिमल के जो अमोनिया सिक्रीट करते हों, एक ऐसे जो यूरिया सिक्रीट करते हों, एक ऐसे जो यूरिक एसिड जो है वो एक्सपेल आउट करते हों। तो उस बेसिस पे 3 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। यहाँ तक दिखेगा ना,
सबसे पहला जो है आपको, अगर अमोनिया रिलीज करेगा तो उसे बोलेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करे उसे अमोनोटेलिक। उसके बाद जो यूरिया रिलीज करे उसे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज करे उसे यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो इस अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो है, इसको जो है वाटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीड मोर वाटर। किस लिए? ये इस अमोनिया को रिलीज करने के लिए अपने बॉडी से। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो अमोनिया होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया इज मोर टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, इसके एग्जाम्पल जो है कुछ एक्वेटिक एम्फीबियंस हो जाएंगे इसमें, एम्फीबियंस। उसके बाद कुछ इंसेक्ट आ जाएंगे इसमें, उसके बाद बोनी फिशेज आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यूरियोटेलिक की बात करें, अमोनोटेलिक समझ गए, जिसमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी एक्सपेल आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो है ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और इसके एग्जांपल्स हो गए एक्वेटिक एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, बोनी फिशेज। ठीक है, यूरियोटेलिक की बात करें तो ये कम वाटर चाहिए इसको नीड लेस वाटर, इसको एक्सपेल आउट करने के लिए कम वाटर चाहिए। किससे? अमोनोटेलिक से। अमोनोटेलिक को ज़्यादा वाटर चाहिए और यूरियोटेलिक को कम चाहिए, क्योंकि ये कम टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक, और इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोग यूरियोटेलिक में आते हैं, जो यूरिया रिलीज करते हैं, ह्यूमन हो गए, फिर और भी अदर मैमल्स हो गए। ठीक, उसके बाद यूरिकोटेलिक की बात करें तो यूरिकोटेलिक जो है लगभग ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये वाटर में नहीं घुल सकता, इसको वाटर की ज़रूरत ही नहीं है यूरिकोटेलिक को उतना। और इसके जगह पर क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। एटीपी इज मोर रिक्वायर्ड। एटीपी ज़्यादा चाहिए यूरिकोटेलिक मन यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए। और इससे एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगे बर्ड्स और रेप्टाइल्स आ जाएंगे। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन है आपका। हम लोग ह्यूमन अभी समझते हैं, उससे पहले एक और चीज़ समझना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में जैसे ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो गए, CO2, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जैसे 3 मेजर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अमोनिया जो जिस बेसिस पे हम लोग बांटे हैं, मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिया, और यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड। ठीक, तो ये 3 मेजर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये आखिर किस ऑर्गेन से जैसे एक्सक्रीट होते हैं? जैसे हम लोग पता है, जैसे किडनी, ह्यूमन में किडनी जो है एक्सक्रीट करता है किसको? यूरिया को। तो उसी तरह और भी ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन है जो इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो उस बेसिस पे हम कुछ ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, जिसमें ऑर्गन की बात करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए। ठीक, सबसे पहले कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले बात करें, यानी जिसमें वर्टेब्रा नहीं होता है, वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है, उसे इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे पहले प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसके एग्जांपल फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, रोटीफर्स, एनिलिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, जिसमें एम्फीऑक्सस भी आते हैं। इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है? फ्लेम सेल है। ठीक, और इसी का दूसरा नाम प्रोटोनिफ्रेडिया है। ठीक है, और अर्थवर्म और अदर एनिलिड्स की बात करें, यानी कुछ एनिलिड्स इसमें हैं जो जिसके फ्लेम सेल होते हैं और वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं।
लेकिन कुछ और अदर जो एनेलिड्स हैं उसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, वो डेवलप ऑर्गेनिज्म हो गया। और इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच एग्जाम्पल है उसकी बात करें तो उसमें मेलपिगियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये दोनों में एक कॉमन बातें हैं, ठीक है। किसमें किसमें देखिए, फ्लेम सेल्स और प्रोटोनिफ्रेडिया और मेलपिगियन टिब्यूल्स, ये दोनों जो है एक और काम में हेल्प करता है एक्सक्रीशन के साथ साथ, ये जो है ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है कौन? मेलपिगियन टिब्यूल्स भी इंसेक्ट्स में, और प्रोटोनिफ्रेडिया जिसको फ्लेम सेल्स बोलते हैं वो इस ऑर्गेनिज्म में, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनेलिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, इसमें ये दोनों में क्या एक और काम करता है एक्सक्रीशन के साथ साथ, क्या? ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक। उसके बाद क्रस्टेशियंस की बात करें जिसकी एग्जांपल प्रॉन्स है, उसमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं और एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। और ये जो निफ्रेडिया होता है अर्थवर्म का, ये भी एक अदर वर्क में हेल्प करता है। जैसे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो हो है ही ये नेफ्रीडिया, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा ही। एक्सक्रीशन के साथ साथ जो है फ्लूइड और आयनिक बैलेंस में हेल्प करता है, फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, फ्लूइड के बैलेंस में और आयंस के बैलेंस में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट्स की बात हो गई। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स, जैसे हम लोग भी वर्टिब्रेट्स ही हैं, तो इसमें तो हम जान ही रहे हैं कि वर्टिब्रेट्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? किडनी। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गए आपको। उसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ठीक। अब हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी है। और किडनी बीन शेप्ड का होता है, आपको पता है, और पेयर में प्रेजेंट होता है। इसको अगर देखें तो किडनी है दो साइड, लेफ्ट साइड और राइट किडनी, ठीक। किडनी का जो रीजन है, किडनी के अंदर दो रीजन होते हैं, एक आउटर रीजन, एक इनर रीजन। आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोला जाता है, ठीक। और इनर रीजन को मेडुला बोला जाता है, जो अंदर वाला रीजन है। इसको भी डिटेल में यहाँ बनाया है, यहाँ समझेंगे अभी, ठीक। तो दो रीजन हो गए किडनी में, एक आउटर रीजन कॉर्टेक्स, एक इनर रीजन मेडुला, ठीक। और किडनी के ऊपर यहाँ भी प्रेजेंट होंगे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जो एड्रेनलिन जो सिक्रेट करता है। इसके बारे में ग्लैंड जो लास्ट चैप्टर में सिर्फ ग्लैंड पढ़ने, वहाँ समझेंगे। यहाँ पहले देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इससे जुड़े होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला, ये दो रीजन हो गए किडनी के। और किडनी से जुड़े रहते हैं आर्टरी और वेन, ठीक है। तो आर्टरी और वेन में बात करें, जो रीनल वेन है वो जुड़े रहते हैं, वो किससे? वेना कावा से। वी से वेन, वी से वेना कावा, ठीक। और रीनल आर्टरी जो है वो जुड़े होते हैं किससे? आयोटा से, ठीक। तो ये दोनों साइड जुड़े रहते हैं। जैसे वेना कावा हो गया, ये आयोटा हो गया, ठीक। तो वेना कावा जो है वो दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं। और आयोटा भी दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। तो आयोटा से जो डक्ट दोनों तरफ जा रहा है उस डक्ट को बोला जाता है रीनल आर्टरी, और वेना कावा से जो डक्ट दोनों तरफ जुड़ा हुआ है उस डक्ट को बोलते हैं रीनल वेन, ठीक है। और फिर इस किडनी से जो एक डक्ट निकलता है जो यूरिनरी ब्लैडर में आता है, उस डक्ट को बोला जाता है यूरेटर, जो कहाँ ओपन हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ स्टोर होता है यूरिन, फिर यूरेथ्रा से होते हुए बाहर चला जाता है, ठीक। अब इस किडनी को डिटेल में देखें तो यहाँ देखिए, किडनी के दो रीजन अभी बताएं, कॉर्टेक्स आउटर रीजन और मेडुला इनर रीजन। और कॉर्टेक्स, कुछ रीजन में कॉर्टेक्स के नेफ्रॉन जो हैं, यूनिट, जो किडनी के यूनिट होते हैं नेफ्रॉन के कुछ पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, कुछ पार्ट मेडुला में। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार लिखा जा रहा है कि कॉर्टेक्स है आउटर रीजन और इनर रीजन मेडुला। और कॉर्टेक्स और मेडुला आपस में नेफ्रॉन सारा कहाँ जाके ओपन होता है? कैलिसेस में ओपन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कॉर्टेक्स के बाद मेडुला, मेडुला के बाद जो जहाँ सारा नेफ्रॉन एक साथ एक डक्ट बना करके जहाँ जो सिक्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं? कैलिसेस। फिर कैलिसेस आगे जाके बल्जी स्ट्रक्चर है इस यूरेटर का, उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। फिर रीनल पेल्विस आगे जाकर क्या बनाता है? यूरेटर बनाता है। फिर वही यूरेटर यहाँ जाके ओपन हो जाएगा, आपको यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो जाएगा। और यहाँ देखिए कुछ पैचेज हैं, है ना। उस पैच को, जैसे
कुछ यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पैच है, यहाँ पैच है। ये किस रीजन में? मेडुला रीजन में। मेडुला रीजन के पैच को क्या बोला जाता है? मेडुलरी पिरामिड बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे। और जहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, जहाँ पे कॉर्टेक्स आगे तक दोनों के बीच से जा रहा है, जैसे यहाँ देखिए ये पैच है मेडुलरी पिरामिड का, ये भी मेडुलरी पिरामिड, और इस बीच में प्रेजेंट नहीं है मेडुलरी पिरामिड, कॉर्टेक्स यहाँ आगे तक ओपन हुआ हुआ है, तो उस रीजन को बोला जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक, कॉलम ऑफ बर्टीनी किस बोला जाता है? जो कॉर्टेक्स का ऐसा रीजन जो मेडुलरी रीजन तक खुला हुआ है और पहुंचा हुआ है, उसको क्या बोलता है? कॉलम ऑफ बर्टीनी बोला जाता है। ठीक, और आउटर मेम्ब्रेन जो होते हैं इस किडनी के, वो रीनल फैट से बने होते हैं, रीनल फैट कहलाते हैं। ठीक, और उसी तरह जैसे यहाँ हम बता रहे थे, रीनल वेन और रीनल आर्टरी होते हैं, 2 डक्ट। ठीक, तो ये आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनी देख रहे हैं। उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर भी पेयर में, जोड़े में पाए जाते हैं। फिर यूरिनरी ब्लाडर, उसके बाद यूरेथ्रा, जहाँ से रिलीज हो जाता है यूरिन। ठीक, तो ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद किडनी के बारे में बात करें तो किडनी जैसा कि आप जानते हैं बीन शेप के होते हैं। ठीक, और कलर इसका रेडिश ब्राउन होता है। और इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसके एग्जैक्ट लोकेशन जो है लास्ट थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट है। ये याद रखेंगे आप, क्योंकि कभी कभी एग्जैक्ट लोकेशन से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। थोरैसिक चैम्बर और थर्ड लंबर ऑफ वर्टेब्री, किसके नज़दीक? क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, यानी एब्डोमिनल कैविटी के नज़दीक इनर वॉल में, ठीक, इनर वॉल के पास थर्ड नंबर ऑफ वर्टेब्री के पास थोरैसिक चैम्बर में ये किडनी प्रेजेंट होता है। किडनी के शेप साइज़ की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ लंबा होता है। उसके बाद 5 to 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, विड्थ होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक, और इसका वज़न जो है, इसका वज़न, एक किडनी का वज़न 120 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है वेट। ठीक, और हर एक किडनी के पास नेफ्रॉन की बात करें, इन ईच किडनी नेफ्रॉन जो है 1 मिलियन प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन समझ रहे हैं? 1 मिलियन यानी 10 लाख। 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में। और नेफ्रॉन क्या है? बेसिक यूनिट है एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का, यानी नेफ्रॉन से ही मिलकर किडनी बना हुआ है, ऐसा समझ लीजिए, यूनिट है किडनी का। ठीक है, तो ये आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये डायग्राम हो गया, आप डायग्राम समझ गए। उसके बाद हम लोग अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। और नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन देखिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि किडनी में प्रेजेंट होता है, तो कॉर्टेक्स रीजन में भी नेफ्रॉन है और मेडुलरी रीजन में भी है, यानी मेडुला में भी है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ से अगर ड्रॉ करें ऐसे,
तो यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट है, दो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, यहाँ मैं लिखूँ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं ग्लोमेरुलस, ये देख रहे हैं ऐसे ग्लोमेरुलस, ऐसे ग्लोम्यूल की तरह है, देखिए। और दूसरा जो पार्ट होता है वो रीनल ट्यूब्यूल, यानी जो बाकी ट्यूब जो बच गए वो पार्ट दूसरा। तो दो पार्ट हो गए नेफ्रॉन के, एक ग्लोमेरुलस जो है वुमेन्स कैप्सूल बनाता है वो हो गया, और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल हो गया, यानी जो ट्यूब वाला पार्ट सब है, दो पार्ट हो गए। उसमें जो है जो ग्लोमेरुलस पार्ट है वो लगभग वो किस पार्ट में रहता है, वो कॉर्टेक्स रीजन में रहता है, ये कॉर्टेक्स रीजन हो गए मतलब यहाँ से। और जो ट्यूब्यूलस पार्ट है अधिकतर वो मेडुला रीजन में रहता है, ठीक। तो अगर सोचिए ये जो ट्यूब है, अच्छा इस ट्यूब को पहले समझते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें देखिए ग्लोमेरुलस में जो नेफ्रॉन का पार्ट है ये ऐसे वुमेन्स कैप्सूल जिसको बोलते हैं, और उसका जो पार्ट है वो ग्लोमेरुलस बोला जाता है। दोनों मिला के मेलपिगियन बॉडी कहलाता है या रीनल कैप्सूल कहलाता है, ठीक। तो ये ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल में क्या आता है, एफरेंट आर्टेरियोलिस आता है, ठीक। एफरेंट आर्टेरियोल आने वाले डक्ट को बोलते हैं, और जाने वाले रक्त को इफरेंट। देखिए यहाँ देखिए ए से लेटर शुरू होता है, ऐसे भी अल्फ़ाबेट ए से ही शुरू होता है, इसीलिए ऐसे ध्यान रखने में इजी होगा कि एफरेंट आर्टेरियोल, और ई बाद में आता है तो इसीलिए इफरेंट आर्टेरियोल। तो जाने वाले डक्ट को इससे होकर ब्लड आएगा और इससे होकर ब्लड जाएगा, ठीक। तो एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आएगा और यहाँ छनने के बाद इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जाएगा, ठीक। उसके बाद ये इफरेंट आर्टेरियोल जो है यहाँ पे, ये इफरेंट आर्टेरियोल के बाद समझेंगे, पहले आप नेफ्रॉन समझिए इजी वे में। नेफ्रॉन का एक पार्ट हो गया ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल जो है बहुत सारे कॉन्व्यूलेटेड मतलब बहुत उलझा हुआ डक्ट के बाद जो है एक सिंपल लूप में जाता है। जो डार्क कलर में है वो ये आर्टेरियोल वाला डक्ट है, उसको अभी नहीं देखिए। अभी ये देखिए जो लाइट कलर में जो बना है, ये देखिए कि वुमेन्स कैप्सूल जो आगे ओपन हुआ है उसके जो उलझे हुए डक्ट है ना, यानी बहुत हाईली क्वाइल्ड डक्ट, उसको पहले डक्ट को पीसीटी बोला जाता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। कन्व्यूलेटेड का मतलब ही होता है आपको उलझा हुआ। देखिए ऐसे फुल फॉर्म इसका यहाँ लिख देते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक। यानी कॉन्व्यूलेटेड का मतलब ही होता है उलझा हुआ। तो पहला जो डक्ट उलझा हुआ मिला हमको उसका नाम क्या है, पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। और यही पीसीटी आगे सिंपल एक यू शेप्ड बनाते हुए जो डक्ट बनाया, पहले डिसेंडिंग नीचे जाते हुए, उसके बाद एसेंडिंग ऊपर जाते हुए, पहले नीचे जाते हुए उसके बाद ऊपर जाते हुए एसेंडिंग लिम्ब। तो पहले डिसेंडिंग ट्यूब्यूल और एसेंडिंग ट्यूब्यूल जो यू शेप्ड का दिख रहा है उसको बोला जाता है हेनलीस लूप, है ना। डिसेंडिंग लिम्ब पहला, उसके बाद एसेंडिंग लिम्ब। पहले डिसेंडिंग लिम्ब में आएगा ब्लड का जो प्यूरिफाई होता है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, उसके बाद एसेंडिंग लिम्ब में जाएगा। फिर यहाँ से फिर उलझा हुआ कुछ ट्यूब्यूल रहेगा, उसको डीसीटी बोला जाता है। पहले पीसीटी बोला गया प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, और डीसीटी हो गया डिस्टल। डी से क्या हो गया, डिस्टल। और बाकी समझ रहे हैं, सी से कॉन्व्यूलेटेड, टी से ट्यूब्यूल। तो पहले डक्ट को पीसीटी बोला गया, दूसरे को डीसीटी बोला गया, और ये फिर जा कर के कहाँ ओपन हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन कलेक्ट होंगे, बहुत सारे, सिर्फ एक ही नेफ्रॉन है। हम एक नेफ्रॉन की अभी ड्रॉ किए हैं, इसीलिए समझते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो गया, कलेक्ट हो गया जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, ब्लड यहाँ छनने के बाद फिर कहाँ चला गया, इफरेंट आर्टेरियोल्स में। इफरेंट आर्टेरियोल्स के बाद पीसीटी को अपने आसपास घेर लेता है, ऐसे जैसे मान लीजिए ऐसा घेर इसीलिए रहेगा कि जो है ट्रांसपोर्ट हो सके, एक्टिव या पैसिव। एक सेल एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में
ट्रांसपोर्ट हो सके, छन सके। अगर मान लीजिए ज़्यादा वाटर चला गया है, बॉडी में वाटर की कमी है, फिर यहाँ से वाटर ले लिया जाएगा, इसीलिए ऐसा होता है। फिर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स की कमी हो गई और एलिमेंट्स उसमें है जो छन गया था, फिर वहाँ से वो ले लिया जाएगा। इसकी मैकेनिज़्म है ये। हार्मोनल बैलेंस और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है ये सब चीज़। ये सब आगे समझेंगे। पहले आप समझिए कि PCT को फिर पहले वो कर लेगा, क्वाइल्ड कर लेगा कौन, एफरेंट आर्टेरियोल्स। उसको क्या बोलेंगे, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। उसको क्या बोलेंगे, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। ये जो क्वाइल्ड हो गया, कर लिया है किसको, PCT को, उसको क्या बोला गया, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। उसके बाद ये जो है किसको सबसे पहले कहाँ जाता है, ये एसेंडिंग लिम्ब में, हेनली लूप के, ये जो हेनली लूप है U शेप्ड, इसमें एसेंडिंग लिम्ब के पास है, पहले देख रहे हैं। और एसेंडिंग लिम्ब से डायरेक्ट फिर कनेक्ट है खुद डिसेंडिंग लिम्ब के पास, जो डक्ट है वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और इनडायरेक्टली भी जा रहा है। ठीक, तो ये देखिए कि सबसे पहले कहाँ आया, यहाँ पे एसेंडिंग लिम्ब के पास, किसके, हेनली लूप के। उसके बाद फिर जाते जाते फिर कहाँ गया, डिसेंडिंग लिम्ब के पास गया, क्योंकि इधर से लिम्ब ब्लड फ्लो होगा, जो छना हुआ जो सब्सटेंस है वो फ्लो होगा, तो इधर से फ्लो होगा, इसलिए डिसेंडिंग। और इसके लिए यह डिसेंडिंग हो गया, और यहाँ से फिर ये असेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग। और इसके जो ट्यूब है उसको भासा रेक्टा बोला जाता है। ये सब जो ट्यूब है ये सबको क्या बोला जाएगा, भासा रेक्टा बोला जाएगा। तो भासा रेक्टा में ये देख रहे हैं, ये क्या है, डिसेंडिंग भासा रेक्टा। फिर यहाँ से ये जो चल रहा है ये असेंडिंग भासा रेक्टा, क्योंकि इसका फ्लो ऐसे ही होगा ब्लड का, और इसमें फ्लो कैसे होगा, ऐसे होगा। इसीलिए देखिए ये हो गया डिसेंडिंग, नीचे उतर रहा है, यहाँ चढ़ रहा है, इसीलिए असेंडिंग। ये डिसेंडिंग हो गया, असेंडिंग हो गया, क्योंकि इसका उल्टा आ रहा है, तो ये हो गया, क्योंकि नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग भासा रेक्टा, और ये हो गया असेंडिंग भासा रेक्टा। ठीक, और ये जाके फिर जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है, सब छनने के बाद कहाँ जाएगा, पेल्विस में। और भासा रेक्टा और एफरेंट आर्टेरियोल्स, फिर ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को के पास क्यों रहता है, क्योंकि वही बात है मैं जो बता रहा था अभी, कि अगर कुछ एक्सेस अमाउंट में फ़्लो हो रहा है और तो उसको छानने में हेल्प करेगा, और कुछ कमी हो गई तो वापस लेने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे होता है कि बार बार ये मेंटेन मेंटेन में रहे हमारा, कभी वाटर का कंटेंट कमी ना हो जाए ब्लड में, कोई आयंस का कंटेंट कमी नहीं हो जाए, कंसंट्रेशन कम या बेसी नहीं हो जाए, ये बैलेंस करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म है। ठीक, तो ये था नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन को एक और चीज़, नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, जैसे हेनली लूप के आधार पर। हेनली लूप यहाँ देख रहे हैं, यह अगर लंबा रहेगा, हेनली लूप जो है, ये जो हेनली लूप है ये अगर लंबा रहेगा तो उसके लिए जो नेफ्रॉन है उसको कुछ और बोलेंगे, और जब छोटा रहेगा उसको कुछ और बोलेंगे। कहाँ लिखूँ, यहाँ देखिए, नेफ्रॉन जो है दो तरह के होते हैं। सबसे पहला नेफ्रॉन जो होगा वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसमें क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, हेनली लूप वेरी शॉर्ट, दिख रहा है। हाँ, उसके बाद दूसरा जो नेफ्रॉन है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये दूसरे टाइप के नेफ्रॉन हो गए। इसमें जो है बहुत लंबा रहेगा, कौन, हेनली लूप ठीक, हेनली लूप बहुत लंबा रहेगा, किसमें, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, ये नेफ्रॉन है लिख रहे थे हम, उसमें बहुत हेनली लूप बहुत छोटा रहेगा, इतना छोटा कि कोई नेफ्रॉन में तो अब्सेंट ही रहता है, हेनली लूप प्रेजेंट रहता ही नहीं है, लूप रहेगा ही नहीं, डायरेक्ट PCT और DCT। ठीक, तो इस तरह के नेफ्रॉन हो सकते हैं दो तरह के, एक जिसमें हेनली लूप बहुत छोटा रहे उसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे, एक हेनली लूप जिसमें बहुत लंबा हेनली लूप रहे उसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के नेफ्रॉन हो गए। इनफिल्ट्रेशन देखते हैं, यूरिन
फिल्ट्रेशन। ठीक, यूरिन फिल्ट्रेशन में सबसे पहले आप जो बोमेंस कैप्सूल देख रहे थे उसकी बात करते हैं। बोमेंस कैप्सूल में जो एफरेंट आर्टेरियोल्स आ रहा था और इफरेंट आर्टेरियोल्स से जा रहा था ब्लड, तो उसमें जो पहला जो डक्ट है उसको बोलेंगे इंडोथेलियम। ठीक, और इंडोथेलियम किसका, ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स है, और बीच वाला मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है, और जो बोमेंस कैप्सूल है उसको एपिथेलियम बोला जाता है, जिसका पोडोसाइट एक और नाम है। ठीक, और एपिथेलियम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे छन कर वो यहाँ पे गिरेंगे, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आएंगे। उस पोर को बोला जाता है, छिद्र को बोला जाता है स्लीट पोर। ठीक है, तो यूरिन फिल्ट्रेशन इसी से ऐसे होता है। तो यूरिन फिल्ट्रेशन में जो है 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो यहाँ पे फिल्टर होगा। ठीक, दूसरा स्टेप जो है रीएब्जॉर्प्शन। अगर ज़्यादा कोई फिल्टर हो गया या कम हो गया उसके लिए रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जो भी हम बता रहे थे नेफ्रॉन में, रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा स्टेप है सिक्रीशन। ठीक, तो सबसे पहला जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको समझते हैं। इसमें जो है क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन होगा, और कितना ब्लड फिल्टर हो जाता है, लगभग 1 मिनट की बात करें तो 1100 से 1200 ml 1 मिनट में, पर मिनट में फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है ये हम दो बाद में देखते हैं, जो दूसरा स्टेप है और तीसरा स्टेप है। सबसे पहले हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर कर देता है 1 मिनट में, और ये जो है ये बराबर है 1/5 ब्लड पंप बाय हार्ट। पंप बाय वेंट्रिकल, 1 वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, यानी हार्ट के एक वेंट्रिकल जितना पंप करता है ना ब्लड, उसका 5वां हिस्सा ये 1 मिनट में फिल्टर कर देता है, इतना फिल्टर करता है। ठीक, और सब कुछ को फिल्टर करता है ब्लड के। सिर्फ प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर पाता है, और नहीं करना है उसको, क्योंकि प्रोटीन फिल्टर हो जाएगा तो फिर सेल रिपेयर कैसे होगा, सेल में एनर्जी कहाँ से आएगा, प्रोटीन का ही बना हुआ है लगभग सारा बॉडी। ब्लड इज फिल्टर्ड एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन फिल्टर नहीं होता, है ध्यान रखना है। कहाँ पे, यहाँ ग्लोमेरुलस में। और प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है, और इस ऐसे फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक, और फिल्ट्रेशन रेट की बात करें, यानी GFR, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, इसकी बात करें तो ये जो है जो फिल्टर हो गया उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट किडनी के द्वारा बनता है। ठीक, 1 मिनट में कितना फिल्टर होगा, ये लगभग जो है 125 ml 1 मिनट में फिल्टर होता है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि एक दिन में कितना होगा। आप गुना कर देंगे 24 से। 24 से कैसे, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, फिर 60 से गुना करेंगे, फिर 24 से गुना करेंगे, तो ये लगभग आ जाएगा 180 लीटर पर डे। लगभग 180 लीटर एक बार बार फिल्टर करता है एक किडनी, ठीक है। और ये फिल्ट्रेशन जो है ये कंट्रोल किससे होता है, कंट्रोल्ड बाय JGA। अब ये JGA का फुल क्या है, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, ठीक। और ये जो JGA है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो बना है फॉर्म्ड बाय DCT। आप देख रहे थे सबसे पहला जो था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, तो वही DCT। आप फिगर देखिए, अगर उसके बाद अगर याद नहीं आ रहा है तो DCT और एफरेंट आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक। ये JGA, ये जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस जो है इससे बना हुआ रहता है, DCT से और एफरेंट आर्टेरियोल्स से, ठीक। और इसके कंट्रोल की बात करें तो अगर मान लीजिए ये GFR गिर गया या फिल्ट्रेशन रेट गिर गया, ठीक, इफ फॉल ऑफ GFR, अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अगर गिर गया, ठीक, तो ये एक्टिवेट कर देता है, हम इसको ऐसे हटा देते हैं, ये एक्टिवेट कर देता है। अगर मान लीजिए फिल्ट्रेशन गिर गया तब की बात है, ये किसको एक्टिवेट कर देता है, ये जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जो रिलीज करता है रेनिन को, ठीक है। जो किसको रिलीज करेगा, दिख रहा है, रेनिन को रिलीज करता है, ठीक। और ये जो रेनिन है ये स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करेगा ब्लड फ्लो को, कि और ज़्यादा फ्लो हो वहाँ पे ब्लड, ताकि गिरे नहीं GFR। अब ब्लड फ्लो जैसे ही होगा फिर नॉर्मल हो जाएगा GFR, यानी फिर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, अगर मान लीजिए GFR गिर गया तो ये एक्टिवेट कर देगा JG सेल को, जो क्या रिलीज करेगा, रेनिन रिलीज करेगा। और यही रेनिन फिर से स्टिमुलेट कर देगा कि ब्लड फ्लो तेज़ी से हो, और ब्लड फ्लो जैसी तेज़ी से होगा फिर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। ये बात है, इसको मिटाते हैं। और भी है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में बातें, उसको समझते हैं, इसको मिटाएं। फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन हो जाएगा, यानी जो यहाँ फिल्टर हो गया ब्लड, और फिल्टर होके यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठा होके फिर PCT DCT होते हुए हेनली लूप में जाएगा, उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो वो जो फिल्ट्रेट है वो कितना बनता है, अभी हम बात किए हैं, कैलकुलेट किए हैं कि 180 लीटर बना है 1 लीटर में। फिल्ट्रेट जो है फॉर्म हुआ है वो कितना बना है, एक दिन की बात करें तो 180 लीटर, 180 लीटर एक दिन में, ठीक। और यूरिन कितना रिलीज होता है एक दिन में, 1 से 1.5 लीटर पर डे। तो अब सोचिए कि फिल्ट्रेशन तो हुआ किडनी से 180 लीटर एक दिन में, लेकिन यूरिन जो है रिलीज हुआ है यूरिनरी ब्लैडर से 1.5 लीटर, बाकी कहाँ चलेगा,
तो इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी चीज़ का क्या हो जाता है, फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए 180 लीटर ना हो करके 1.5 लीटर ही रिलीज होता है। फिल्ट्रेट तो फॉर्म हुआ 180 लीटर, लेकिन यूरिन बनता है कितना, 1.5 लीटर। बाकी क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स 99% फिल्ट्रेट क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक, अब हम लोग समझते हैं दूसरा स्टेप, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में दो तरह से होते हैं रीएब्जॉर्प्शन। एक एक्टिव प्रोसेस से हो सकता है, एक्टिव समझ रहे हैं, जिसमें एक्टिवली एनर्जी खर्च करना पड़े, और दूसरा पैसिव से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से होगा। जहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वहाँ से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा कोई भी सबस्ट्रेट, कोई भी सब्सटेंस। ठीक, तो एक्टिव प्रोसेस की बात करें, एक्टिव प्रोसेस में कौन कौन से रीअब्जॉर्ब होते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फिर सोडियम आयन। और पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो नाइट्रोजिनस वेस्ट, इनटू वेस्ट और वाटर, ये पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू इन वाटर का और इनटू वेस्ट का फिर से रीएब्जॉर्ब होगा। ठीक, रीएब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, सिक्रीशन होता है, तीसरा स्टेप सिक्रीशन। और सिक्रीशन की अगर बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन के समय, अभी यूरिन फॉर्मेशन ही हो रहा है, ट्यूब्यूलर सेल, ट्यूब्यूलर सिक्रीट, ट्यूब्यूलर सेल जो है सिक्रीट करते हैं, क्या क्या सिक्रीट करेंगे, H+ आयन, K+ और फिर अमोनिया आयन। ठीक, ये सिक्रीट करते हैं, तब जा कर के यूरिनरी ब्लैडर में 1.5 लीटर जो है ब्लड स्टोर होता है। फिर जब सेंसेशन पहुंचेगा CNS को, फिर ये जो है कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होगा, तब यूरिन जो है बाहर निकलेगा यूरेथ्रा के होते हुए। ठीक, तो ये था आपका यूरिन फॉर्मेशन। उसके बाद हम जो पार्ट हैं नेफ्रॉन के, जैसे ग्लोमेरुलस हो गए, बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद आते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कोविलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेनली लूप होते हुए फिर DCT, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो हर एक डक्ट का जो भी डक्ट है, जैसे ग्लोमेरुलस हो गया, उसके बाद PCT वो भी एक डक्ट है, फिर हेनली लूप वो भी एक डक्ट है, फिर DCT वो भी एक डक्ट है, फिर DCT के बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट जहाँ कलेक्ट होगा। हर डक्ट का अपना अपना फंक्शन होता है, और उस फंक्शन का के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और क्वेश्चन बनाते रहिए। धन्यवाद।